गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने हाई कोर्ट की शक्तियां शुरू किया था। जरा देखें बच्चों, उच्च न्यायालय की शक्ति क्या है। द पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो आपको याद दिला दें, उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 226। इसलिए आप देखोगे 226 में सारी रीट वही होती है जो आर्टिकल 32 में होती है। बस 226 फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, अनुच्छेद 226 फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। और 226 का प्रयोग फंडामेंटल राइट के लिए हो सकता है, मूल अधिकार के लिए तो हो ही सकता है, उसके अलावा अन्य अधिकारों के लिए भी हो सकता है। 226 का प्रयोग अन्य विषयों के लिए भी किया जा सकता है। अन्य विषय का मतलब है कि मान लो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट नहीं है, और इसलिए देखो चुनाव के ज़्यादातर डिस्प्यूट, इलेक्टोरल डिस्प्यूट हाई कोर्ट के पास जाते हैं। तो अन्य विषयों के लिए भी 226 का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन 226 वहीं पे यूज़ होगा जहां इसका क्षेत्राधिकार है। तो पटना हाई कोर्ट बिहार के लिए 226 का प्रयोग करेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी के लिए करेगा। तो 226 का क्षेत्राधिकार उसके राज्य के भीतर होता है। जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उस राज्य तक सीमित होता है। दैट इज अ लिमिटेड अपॉन दैट स्टेट। हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उस राज्य तक सीमित होता है, तो राज्य तक लिमिटेड होता है। दैट इज अ ओनली एग्जिस्ट, राज्य तक सीमित होता है। दैट इज ओनली लिमिटेड इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट, इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट। तो ये क्षेत्राधिकार होता है जो सीमित होता है, तो दैट इज ज्यूरिसडिक्शन। ये क्षेत्राधिकार है 226 में, और ये मूल अधिकारों की रक्षा की बात है। अब आप जानते हो, अगर हाई कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करता है, बाकी भी इसका मतलब है अगर दो नेताओं के बीच कभी कोई झगड़ा हो गया तो भी जाते हैं हाई कोर्ट में ही। कोई सांसद, आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो 226 में हम जा सकते हैं। ये हाई कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। और जो मूल अधिकार की रक्षा करेगा, तो लॉजिकली उच्च न्यायालय भी जनहित याचिका जारी करता है। इवन उच्च न्यायालय जनहित याचिका जारी करता है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज ऑल्सो इशूड बाई हाई कोर्ट। तो जो मूल अधिकार की रक्षा करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अपने आप ले जाएगा। और आपको ये भी दिला दें, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का समानांतर न्यायालय है, इसलिए उच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का भी अधिकार है, संविधान की व्याख्या भी करता है। इवन हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मूल अधिकार की रक्षा करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का विषय आ ही जाएगा। तो हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट फाइनल इंटरप्रेटर इज सुप्रीम कोर्ट। फाइनल रेफरी कौन है? उच्चतम न्यायालय। फाइनल रेफरी है उच्चतम न्यायालय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की व्याख्या करता है, इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप जानते हो कि क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल डेफिनेशन तो एक होनी चाहिए। बहुत सारे हाई मामले में करा जाता है, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल मतलब बता देगा, ये मतलब है। इसलिए कहा जाता है
इस संविधान की व्याख्या भी करता है हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट एक ऐसी पावर का यूज़ करता है जो कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता। अब अगर कंपैरिजन आप करोगे तो हाई कोर्ट के पास प्रेसिडेंट को एडवाइस देने की कोई पावर नहीं है। हाई कोर्ट फेडरल डिस्प्यूट नहीं सुनता, कंपैरिजन भी कर लोगे सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट फेडरल डिस्प्यूट हल करने की एक एजेंसी है, एकमात्र एजेंसी है, ओनली एजेंसी दैट रिएड्रेस दैट फेडरल डिस्प्यूट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है, हाई कोर्ट बिल्कुल नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी पावर है जो प्रेसिडेंट उससे ले सकती है, हाई कोर्ट के पास नहीं होता। लेकिन हाई कोर्ट के पास एक ऐसा पावर है सुपरविजन का जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। उच्च न्यायालय के पास एक अधीक्षण की शक्ति है। पावर ऑफ सुपरविजन है। उच्च न्यायालय के पास क्या है? एक अधीक्षण की शक्ति है, पावर ऑफ सुपरविजन है। उच्च न्यायालय किसको सुपरवाइज करता है, जरा देखें। आखिर उच्च न्यायालय सुपरवाइज किसको करता है? सुपरविजन की शक्ति किसके पास है? किसको? जनपद न्यायालय को। बात ध्यान से सुनने की है कि जितने जनपद न्यायालय हैं, जितने अधीनस्थ न्यायालय हैं, जनपद न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, बाकायदा उनकी भी अधीक्षण करता है हाई कोर्ट। याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट का सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकता, हाई कोर्ट करता है। और सुपरविजन का मतलब क्या होता है? मान लो कोई करप्शन का मामला है, अगर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी जज के खिलाफ कोई इनडिसिप्लिन या अनुशासन का मामला है, उन्हें नियुक्त करने के मामले में सब में हाई कोर्ट की भूमिका होती है। अपॉइंटमेंट करने के मामले में, यानी इन केस ऑफ इनडिसिप्लिन, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट, और यहाँ तक कि उन्हें सेवा से हटाने के लिए भी, यानी डिस्ट्रिक्ट जज को हटा सकता है कि गवर्नर। लेकिन गवर्नर एडवाइस किससे करेगा? हाई कोर्ट से। गवर्नर हाई कोर्ट से एडवाइस करेगा। तो मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट जज अगर करप्शन में है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाई कोर्ट टू करेक्ट दैट। ये हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे वो करेक्ट करे, उसे वो ठीक करे। इसलिए कहा जाता है कि हाई कोर्ट सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट को सुपरवाइज करता है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके सारे कोर्ट क्या करता है? सुपरवाइज करता है। इसलिए मान लो कि ट्रांसफर करना हो गया, हाई कोर्ट करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ट्रांसफर करना हो गया, हाई कोर्ट करेगा। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट की एक अधीक्षण की शक्ति होती है जिससे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर पूरी निगरानी रखता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरी निगरानी रखता है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती। इसलिए कल किसी बच्चे ने पूछा भी था कि क्या पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन की पावर हाई कोर्ट के पास है? नहीं, रिव्यू पिटीशन के पास पावर हाई कोर्ट पास नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट के पास क्या है? तो अगला अब देखो, ये खास शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। सुपरवाइजिंग द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट कोर्ट लोकेटिंग विद इन स्टेट। अब आप देखोगे उसके अलावा क्या होगा। हाई कोर्ट के पास खास तौर पर हाई कोर्ट इज अ प्राइमरली, ये मुख्यतः, हाई कोर्ट मुख्यतः क्या है? प्राइमरली अपील का न्यायालय है। बात याद रखना, हाई कोर्ट मूलतः अपील का न्यायालय है। इट इज अ प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील। प्राइमरली कोर्ट ऑफ अपील, इसका मतलब बच्चों 99% केस हाई कोर्ट के पास अपील के द्वारा आते हैं। ओरिजिनल रूप यानी सीधे हाई कोर्ट जाना मुश्किल होता है। थोड़े मामले में 226 में आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। अदरवाइज अपील कहाँ से आती है? जनपद न्यायालय से। अपील आएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से अपील कहाँ पे आएगी?
हाई कोर्ट के पास। तो हाई कोर्ट में 99% केस तो अपील के थ्रू ही जाते हैं। और आप याद रखना, क्रिमिनल मामले में, आपराधिक मामले में केवल अपील के थ्रू ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो आपराधिक मामले में, इन क्रिमिनल केस, आपराधिक मामले में तो केवल हाई कोर्ट के थ्रू आप, केवल अपील के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अदरवाइज क्रिमिनल मामला सारा शुरू होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है? आईपीसी, सीआरपीसी। और आपको हम याद दिला दें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का संबंध फंडामेंटल राइट के साथ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन साथ नहीं है, ये केवल आईपीसी सीआरपीसी की बात करता है। इसलिए क्रिमिनल मामले पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं, फिर अपील के थ्रू कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट। और सिविल मामले भी, आपका होगा सर सिविल मामले में भी अपील होती है। हाँ, सिविल मामले में अपील होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। सिविल मामले में कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन अजीब सी बात है, वो होना नहीं चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। हमारे कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जहाँ सिविल मामलों में भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, ऐसे कुछ हाई कोर्ट हैं। अदरवाइज ये होना नहीं चाहिए। फिर भी 99% केस में सिविल मामलों में भी हम अपील के थ्रू ही हाई कोर्ट जाते हैं, ओरिजिनल तरीके से नहीं। हम अपील के थ्रू ही हाई कोर्ट जाते हैं, हम सीधे हाई कोर्ट नहीं जाते। इसका मतलब है कि इसलिए कहा जाता है हाई कोर्ट मेनली इज ए कोर्ट ऑफ अपील। तो ना, अगर 100 केस उसमें जा रहे हैं तो 99 तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होके जाते हैं। सीधे हाई कोर्ट में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे कि हमने 226 कुछ एक्सेप्शन है। और उसके बाद आप देखोगे हाई कोर्ट में क्या होता है? लेटर्स पेटेंट की अपील। ये लेटर्स पेटेंट की अपील क्या है? देखो दोस्तों, लेटर्स पेटेंट की अपील का सीधा सा मतलब है, लेटर्स पेटेंट की अपील का मतलब है कि मान लो कि उच्च न्यायालय में, कोई भी उच्च न्यायालय हो गया, इन्हीं के सब अपील का मतलब तो हम ये समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट। अपील तो हमेशा एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे अपील एक ही हाई कोर्ट में, तो मान लीजिए पटना हाई कोर्ट है या इलाहाबाद हाई कोर्ट है। मान लो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया? एक जज के एक जज के निर्णय ने, एक जज की बेंच ने, जैसे भी कोलकाता हाई कोर्ट में हुआ भी था, एक न्यायाधीश की बेंच ने कोई फैसला दिया, वो उसी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश की बेंच ने, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इसमें कोलकाता का बड़ा अच्छा जस्टिस गंगोपाध्याय का मामला आप देख ही रहे होगे बच्चों। तो जस्टिस गंगोपाध्याय ने टीचर्स स्कैम में, जो कोलकाता में बड़ा डिस्प्यूट हुआ, टीचर्स स्कैम में डिसीजन दिया। उस टीचर्स स्कैम के डिसीजन को फिर उसी उच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों की बेंच को सौंप दिया गया। इसे कहते हैं लेटर्स पेटेंट की अपील। एक न्यायाधीश की बेंच छोटी है, दो न्यायाधीशों की बेंच बड़ी है, उसको तीन न्यायाधीशों की बेंच बड़ी है। तो किसी भी छोटी बेंच से, छोटी बेंच हो सकता है एक न्यायाधीश की हो, दो की हो, बड़ी बेंच में अपील कर देना, उसे कहते हैं लेटर्स पेटेंट के अंतर्गत अपील। और आप देखो जस्टिस गंगोपाध्याय का मामला बड़ा डिस्प्यूटेड इसलिए हुआ, उन्होंने कहा था कि टीचर्स के जो रिक्रूटमेंट स्कैम में, रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ है। इट मीन, इसका मतलब है, जबकि दूसरी बेंच ने, डबल बेंच ने कहा नहीं हुआ है। देयरफॉर गोइंग फॉर अपील फ्रॉम ए स्मॉलर बेंच टू लार्जर बेंच, छोटी बेंच से बड़ी बेंच की तरफ जाना, यही लेटर्स पेटेंट की अपील है। अपीलिंग थ्रू स्मॉलर बेंच टू लार्जर। तो स्मॉलर अगर एक है तो दो बड़ी हो गई, दो है तीन बड़ी हो गई। ये हाई कोर्ट की शक्ति है। लेकिन बच्चों आप देखोगे इंडिया में जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अमेरिका में जुडिशरी विभाजित है, अमेरिकन जुडिशरी विभाजित है, हमारे यहाँ जुडिशरी बड़ी इंटीग्रेटेड है। तो ये बात क्यों कहा जाता है कि वाई देयर इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन इंडिया? भारत में न्यायपालिका को एकात्मक क्यों माना जाता है? वाई देयर इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी इंडिया, भारत में न्यायपालिका एकात्मक क्यों है?
इकहरी क्यों है? अब बच्चों याद रखो, अमेरिका में, जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में, यूएस में क्या होता है, देखो दोहरी न्यायपालिका है। यूएस में क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तरफ है संघ का न्यायालय, दूसरी तरफ है राज्य का न्यायालय। वहां दो कोर्ट है, वो अलग अलग काम करते हैं। तो एक तरफ है संघ का न्यायालय, इसका मतलब है फेडरल जुडिशरी, फेडरल जुडिशरी। और फेडरल जुडिशरी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, आएगा प्रेसिडेंट। और फेडरल जुडिशरी के सामने केवल कौन से मामले जाएंगे, संघीय मामले, केवल संघीय मामले ही इस न्यायालय के पास जाएंगे। और अमेरिका के 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों का अपना न्यायालय है। तो 50 राज्यों का अपना न्यायालय है, तो जो राज्य का न्यायालय है उसका फेडरल मामले से संबंध नहीं है, उसका किसी संबंध है। जो फेडरल जुडिशरी है उसका मामला संघीय विवाद से है, उसका मामला मूल अधिकार से है, फंडामेंटल राइट से है। जबकि राज्य का न्यायालय क्या है, जैसे क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामले, सिविल मामले, ये सब वहाँ स्टेट जुडिशरी हल करती है। ये फेडरल जुडिशरी के पास कोई क्रिमिनल मामला, कोई सिविल मामला, ये फेडरल जुडिशरी के पास नहीं जाता। और अपॉइंटमेंट के तरीके भी अलग हैं। ये राज्य के न्यायालय का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर। 50 राज्य हैं, 50 राज्यों का अपने गवर्नर है। तो वहाँ वहाँ राज्य के न्यायालय का, राज्य के जो वहाँ राज्य का सुप्रीम कोर्ट अलग है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट अलग है। तो राज्य के कोर्ट का जो जज होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। संघ का कोर्ट जो होगा उसका कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। और राज्य के न्यायालय कौन हटाएगा, राज्य की विधानसभा। दोनों अलग अलग हैं, काम अलग है। यानी अमेरिका की फेडरल जुडिशरी क्रिमिनल सिविल मामलों को नहीं देखती, अमेरिका की जुडिशरी संघीय मामले और फंडामेंटल राइट को देखती है। और राज्य की जुडिशरी क्या है, केवल क्रिमिनल मामले, सिविल मामले, वो सब राज्य की जुडिशरी देखती है। तो क्लियर कट डिवीजन है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्य के न्यायालय का अपॉइंटमेंट कौन करे, गवर्नर। हटाए कौन, गवर्नर। सब चीज, इसीलिए अमेरिका में फेडरल सिस्टम बड़ा क्लियर कट है। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों कोई हाई कोर्ट राज्य का हाई कोर्ट नहीं है। सच मानो तो हाई कोर्ट पे तो राज्य का कंट्रोल होता ही नहीं। हमारे यहाँ हाई कोर्ट कैसे एकात्मक है, कार्य में भी एकात्मक है, प्रशासनिक ढांचे में एकात्मक है। कैसे एकात्मक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एकात्मक है। कैसे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो एकात्मक है। कैसे, क्योंकि उच्चतम राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इवन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये यूनिफाइड हो गए। यहाँ तो अलग तरीका है, संघ के न्यायालय को अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति, यहाँ गवर्नर। यहाँ पे दोनों को राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। और दोनों को हटाने का भी तरीका एक है, रिमूवल का प्रोसेस भी एक है। और दोनों को पद मुक्त कैसे किया जाएगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, दे आर रिमूव फ्रॉम पार्लियामेंट। संसद की अनुमति पे राष्ट्रपति हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। इसलिए फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट और जुडिशरी इज यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब है राज्यों के बीच बटी नहीं हुई है। जरा सोच के देख लो, अब हमारे यहाँ हाई कोर्ट राज्यों में है, लेकिन अपॉइंटमेंट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अपॉइंटमेंट में न तो गवर्नर कोई रोल है और न ही कोई रोल है स्टेट के सीएम का। इसलिए कहा भी जाता है कि राज्यों का अपने हाई कोर्ट पे कोई कंट्रोल नहीं होता। तो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम होने के बावजूद सिस्टम यूनिफाइड है। ये एक तो है प्रशासनिक कि अपॉइंटमेंट हटाना, ये एक जैसा है, राष्ट्रपति हटाता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। दूसरा, प्रकार्यात्मक रूप में भी एकीकृत है, फंक्शनली।
कार्य की दृष्टिकोण से प्रकार्यात्मक रूप में भी फंक्शनली या प्रकार के दृष्टिकोण से, कार्य के दृष्टिकोण से भी क्या है, एकात्मक है। हाउ इट इज यूनिटरी फ्रॉम द फंक्शनल व्यू पॉइंट, वो एकात्मक रूप में, प्रकार्यात्मक रूप में कैसे है, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जनपद न्यायालय जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई डिसीजन देता है, उसकी अपील होती है हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक ही, जो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होता है, मतलब कोई क्रिमिनल केस है, घूम फिर कहाँ रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक आ रहा है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट भी संविधान की व्याख्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। अब फाइनल व्याख्या कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ हाई कोर्ट क्या करेगा, किसी संसद की विधि को भी जांच कर सकता है, राज्य की विधि की भी जांच कर सकता है, जो राज्य ने विधि बनाई है उसकी भी जांच कर सकता है, संसद की विधि की भी जांच कर सकता है। इवन हाई कोर्ट कैन एग्जामिन अबाउट द पार्लियामेंट्री लॉ एज वेल एज द लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, parliamentary law as well as law enacted by the state legislative assembly। अब आप देखोगे प्रकार में भी एकात्मक है, फंक्शनल। आप यहां कभी कल्पना नहीं करोगे कि कोई हाई कोर्ट से मामला, राज्य का कोर्ट अलग है, उच्चतम न्यायालय अलग है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो एक ही चीज है। इसका मतलब है और कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चला और पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और वहां तो अपॉइंटमेंट के तरीके अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज अलग होता है, फेडरल कोर्ट का, स्टेट कोर्ट का अलग होता है। हमारे यहाँ तो आप देखोगे अभी जस्टिस जो बेला त्रिवेदी हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज थी, फिर हाई कोर्ट को ही, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कोई केस होता है हाई कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो जितने पावर सुप्रीम कोर्ट के हैं वैसे ही कुछ पावर हाई कोर्ट के, कुछ एक्सेप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे एडवाइजरी पावर, फेडरल पावर, फेडरल डिस्प्यूट एडवाइजरी पावर एक्सेप्शन है। और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद को हल करने की भी एकमात्र संस्था है, वो हाई कोर्ट के पास नहीं है। अदरवाइज आप देखेंगे सारे फंक्शन भी एकात्मक है। इसलिए इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जबकि वो रद्द हुआ था चुनाव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के अनुसार। इसलिए हमारे यहाँ आप देखोगे इसलिए हमारा संघ ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, ये चीज़ें इंटीग्रेटेड ज़्यादा है, जिससे कि राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रहे। तो अमेरिकन मॉडल से हमारा मॉडल थोड़ा यहाँ अलग है, अमेरिकन मॉडल जैसा हमारा मॉडल नहीं है। इसलिए अब देखो बच्चों, अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल मॉडल लिया, हमने वो मॉडल नहीं लिया। भाई अमेरिका में तो राष्ट्रपति है, एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियाँ होती है, ऐसा मॉडल हम नहीं लिया। इस बेसिक बात के साथ अब हम जरा शुरू करें कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है बच्चों। तो इस बेसिक बात के साथ हम क्या शुरू करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता। तो अब हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को यहीं तक देख लिया, अब हम कुछ व्यवहारिक बातें देख लें जो संविधान में लिखी गई। संविधान में तो लिखा गया हाई कोर्ट की शक्तियाँ, संविधान में लिखा गया सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कोई 2 लाइन लिखी गई है। तो अब व्यवहार में जरा है कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब डिस्प्यूट क्या है, ये सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के व्यवहारिक कार्य ही तो है। नाम केवल बदल दिया गया है। अब नाम कैसे बदला गया, अब जरा देख लें। अब दोस्तों, न्यायपालिका के, अब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अगर व्यवहारिक काम आपको देखना हो, द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के व्यवहारिक काम आपको देखना हो तो क्या देखोगे, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। और बच्चों है बड़ी सिंपल सी बात, जुडिशियल रिव्यू बड़ी सिंपल सी बात है। रिव्यू, रिव्यू का मतलब है कि एक किसी ने काम कर दिया फिर दोबारा किसी ने और काम किया। तो बच्चों बस सिंपल सी बात है, देखो सरकार के 3 अंग हैं, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के 3 अंग हैं, और ये 3 अंग का मतलब है विधायिका,
सरकार के 3 अंग है। 3 अंग का मतलब पहला है विधायिका। विधायिका मतलब है इंस्टीट्यूशन विच मेक्स लॉ। लेजिस्लेचर, विधायिका मतलब है पार्लियामेंट कह लो, लेजिस्लेचर कह लो। फिर उसके बाद कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, जो भी कह लो बच्चों, एग्जीक्यूटिव। ये बात आप जानते हो कि विधायिका क्या बनाती है? विधि का निर्माण करती है, लॉ मेकिंग। ये लॉ मेकिंग करेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी हमारे यहाँ पार्लियामेंट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है, लॉ मेकिंग करती है। और कार्यपालिका क्या करेगी? विधि का क्रियान्वयन, विधि को लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। विधि को क्रियान्वित करना। और क्या करनी है? नीतियों का निर्माण, पॉलिसी मेकिंग। ये है। तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, हमारी पूरे संवैधानिक व्यवस्था में इसका मतलब से यही सेपरेशन ऑफ पावर है बच्चों। विधि को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका को दे दी गई है, मोदी जी को दे दी गई है, और सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, भाई आप लॉ को इम्प्लीमेंट करिए। अब बात सिंपल सी है, मान लो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया किसने? विधायिका ने। विधायिका मतलब राज्यों की भी, संघ की भी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जिम्मेदारी विधायिका की नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की, कार्यपालिका। और पुलिस आती है मंत्रालय के अंतर्गत। तो लॉ को इम्प्लीमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? और पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, कार्यपालिका का काम है। लेकिन जरा सोच के देखो, जब पार्लियामेंट लॉ बना देती है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो विधायिका ने क्या बना दिया? नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता, विधायिका ने बना दिया नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब सवाल है कि न्यायपालिका कह रही, हम देखेंगे, न्यायपालिका कह रही कि हम बताएंगे कि ये लॉ ठीक है या गलत है। यही न्यायिक पुनरावलोकन, यानी विधायिका के द्वारा किए गए काम को न्यायपालिका देखे, फिर से देखे, क्योंकि एक बार तो विधायिका ने देख ही लिया है। तो दोबारा फिर से जब न्यायपालिका इसे देखेगी, तब इसे कहा गया पुनरावलोकन, रिव्यू। अब सवाल आप, और दूसरी बात है, कार्यपालिका ने कोई पॉलिसी बना दी। कार्यपालिका ने पॉलिसी बना दिया नई शिक्षा नीति। कार्यपालिका ने पॉलिसी बना दिया कि ईडी का, भाई अभी हमारे देखो दो, अभी ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा, उनका क्या हुआ? कार्यपालिका को अपॉइंटमेंट का अधिकार है। तो कार्यपालिका ने ईडी के जो प्रवर्तन निदेशालय है, उसके मुखिया के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ा दिया। न्यायपालिका का भाई हम देखेंगे। इसका सीधा मतलब है विधायिका और कार्यपालिका के कामों की जांच ही करना क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का सिंपल मतलब है कि जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कामों की जांच करे, देखे। आपको इस तरह जांच क्यों करेगी? आखिर न्यायपालिका क्यों जांच करेगी? ये न्यायपालिका लगातार सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखती है। न्यायपालिका कहती है ना, हमारे आईने से बच के जा नहीं पाओगे। और सवाल है कि न्यायपालिका को झांक ताक की शक्ति दी किसने? न्यायपालिका ऐसा काम क्यों करेगी कि विधायिका ने कोई काम किया, कार्यपालिका ने किया, तो न्यायपालिका देख लेगी? क्योंकि बच्चों, इसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका को किस बात की शक्ति है? संविधान की रक्षा की शक्ति है। यानी संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल है, अगर उच्चतम न्यायालय गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वह संविधान के खिलाफ कोई काम होगा तब तो उच्चतम न्यायालय आ जाएगा। संविधान के खिलाफ जैसे कोई काम होगा, उच्चतम न्यायालय आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि उस संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट।
संविधान रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, तो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है। और याद रखो संविधान क्या है, सर्वोच्च विधि है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, तो कॉन्स्टिट्यूशन से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन से टकराना नहीं। अब जरा सोच के देखो, छोटी मोटी जहाज टाइटेनिक शिप से टकरा जाए तो चकनाचूर होगी ही। मेरे गांव में एक व्यक्ति थे, वो शराब पीते थे, तो शराब पीते थे, जहां से निकलते थे गांव और शराब की दुकान के बीच में रेलवे क्रॉसिंग होती थी। एक बार उन्होंने जिद कर ली, उन्होंने कहा कि रेलवे रोज जाती है, आज मैं शराब पी लिया, होश हवास रहा नहीं, तो आज मैं रेल से टकराऊंगा, आज मैं देखता हूँ रेल कैसे जीतती है। और रेल से टकराओगे दोस्तों, फिर पता चला उनकी साइकिल तो गई, वो भी उड़ गए। अब शराब पिया हुआ था, समझ में नहीं आया कि रेल है कोई और है। इसलिए बच्चों आप याद रखना, उच्चतम न्यायालय से जो टकराएगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय क्या है, संविधान का रक्षक है। और संविधान क्या है, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये खास बात है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, संविधान से बड़ी कोई विधि हो नहीं सकती। और इसके लिए अब संविधान की रक्षा का दायित्व दे दिया गया न्यायालय को। इसीलिए संविधान के न्यायपालिका संविधान की रक्षा ही नहीं करता है। इसलिए अगर पूछेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्यों, न्यायिक पुनरावलोकन क्यों दिया गया, तो सीधी सी बात है, तो वाई जुडिशियल रिव्यू, पुनरावलोकन क्यों किया जाए, वाई जुडिशियल रिव्यू, कारण संविधान में मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार की रक्षा करेगी उच्चतम न्यायालय, तभी संविधान की रक्षा होगी। संविधान को ही मूल अधिकार की रक्षा का दायित्व दिया गया है, न्यायपालिका को ही संघीय विवाद हल करने का दायित्व है। इट इज अ जुडिशरी विच सेटल द फेडरल डिस्प्यूट, क्योंकि यही मूल अधिकार की रक्षा करती है, यही संघीय विवाद को हल करती है, और यही संविधान की संरक्षक ही नहीं, संविधान की व्याख्या भी करती है। द सेम सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, वह सीधी सी बात है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय अगर मूल अधिकारों का रक्षा होगा तो सवाल है, मूल अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगा, उच्चतम न्यायालय बचाएगा। संघ राज्य आपस में भिड़ जाएंगे, उच्चतम न्यायालय आएगा। और संविधान के विभिन्न शब्दों का मतलब क्या होगा, उच्चतम न्यायालय आएगा। इसलिए बच्चों एक बड़ी पुरानी बात थी 1803 की, इन केस ऑफ 1803 मार्बरी बनाम मेडिसन केस, अमेरिका में पहली बार ऐसा आया। और वहां के एक न्यायाधीश से पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि जुडिशियल रिव्यू, क्या न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान में है, क्या जुडिशियल रिव्यू जैसा कोई शब्द अमेरिका के संविधान में है? तो जस्टिस मार्शल ने कहा नहीं है। उन्होंने कहा भाई ये नहीं है तो आप यूज कैसे करते हो इसका? जस्टिस मार्शल ने कहा सुनो भाई, जहां भी लिखित संविधान होगा, याद रखो, वेरेवर देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां भी लिखित संविधान होगा न्यायिक पुनरावलोकन होगा। इसलिए बच्चों देखो, ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, कोई लिखित संविधान नहीं है। जहां भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्यों, जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी लॉ हो जाएगी। जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा लॉ हो जाएगा, सिंपल लॉ के बजाय। तो कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा पारित लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ न चला जाए, इसकी गारंटी कौन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन या न्यायपालिका? न्यायपालिका। इसलिए हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन क्यों पाया जाता है? इसके कारण। न्यायिक पुनरावलोकन क्यों है? संविधान की सर्वोच्चता, इसलिए भाई सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाए रखना है। तो पता चला कोई लॉ बना के उसको तोड़ दिया, कोई पॉलिसी बना के तोड़ दिया, ये कोर्ट परमिसेबल नहीं है, ये कोर्ट इसकी इजाज़त नहीं देगी। इसीलिए
ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन है। अब कहा जाता है क्या है, अभी कहा जाता है कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। लोगों ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं नहीं, व्हाट इज द बेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कुछ लोग कहते हैं देखो बेस कहाँ से आता है, आधार कहाँ से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं इनडायरेक्ट है और कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट कहाँ है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2। कई बार आपको याद होगा फंडामेंटल राइट में तो हमने इस बात का उल्लेख किया है। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 13 क्लॉज 2 डायरेक्ट एग्जाम्पल है। यानी हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन सीधे संविधान में लिखा हुआ पाया जाता है, शब्द नहीं है, आधार तो ही है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आर्टिकल 32 से बेसिक आता है या कहीं और से आता है, ऐसा कहना 32 से आ सकता है। लेकिन हकीकत की बात है कि न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कहाँ से आता है, सर्वोच्च संविधान के आधार पे। तो कहीं आर्टिकल की बात करने के बजाय न्यायिक पुनरावलोकन का मूल बेस कहाँ से आता है, बिकॉज ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वोच्च संविधान के कारण। बिकॉज ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वोच्च संविधान के कारण ऐसा आता है। तो जहां सर्वोच्च संविधान नहीं होगा स्वाभाविक रूप में वहां न्यायिक पुनरावलोकन होगा ही नहीं। तो ये मत पूछे किस आर्टिकल से आया किस आर्टिकल से नहीं आया। कुछ लोग कहते नहीं डायरेक्ट है तो ये न्यायिक पुनरावलोकन है। यानी अब आप कहोगे सर पुनरावलोकन होगा तो क्या होगा, पुनरावलोकन होगा तो किसी कारण को इजाजत दी भी जा सकती है, रद्द भी किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा, अब इसका मतलब है किसी लॉ का पुनरावलोकन का मतलब ये नहीं है कि उसको रद्द ही कर देना। पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि भाई रद्द भी कर सकते हैं, उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, और ये न्यायपालिका की मर्जी पर है, न्यायपालिका डिसाइड करेगी। और कभी कभी थोड़ा रद्द करेंगे, कभी आधा रद्द करेंगे। कभी अब देखोगे ईडब्ल्यूएस के बारे में रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस के बारे में आरक्षण दिया गया तो उच्चतम न्यायालय ने उसका रिव्यू किया, लेकिन उच्चतम न्यायालय का ठीक है। उच्चतम न्यायालय सबरीमाला के मामले में उच्चतम न्यायालय का ठीक नहीं है। तो ये उच्चतम न्यायालय हमेशा रिव्यू करता रहता है और इसी आधार पे न्याय रिव्यू करता रहता है और निर्णय देता रहता है। ये है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी एक लाइन में कह दे मोदी जी कामों का फिर पुनरावलोकन करना, संसद कामों का पुनरावलोकन करना, यही जैसे चंचूड़ काम है। और इसलिए दोस्तों, इसलिए आप देखोगे कि जस्टिस चंचूड़ को यानी हमारी न्यायपालिका को इतना इंडिपेंडेंस दिया गया, यही कारण है। अगर न्यायपालिका को इंडिपेंडेंस न दिया जाता, क्योंकि न्यायपालिका हमेशा सरकार के खिलाफ काम करती है, जुडिशरी ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब न्यायपालिका अगर ये स्वतंत्र न होती तो क्या जस्टिस चंचूड़ महोदय मोदी जी के खिलाफ बोल पाते? और उनका काम ही सरकार के खिलाफ बोलना। तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी रद्द कर दिया, भाई यही तो जुडिशियल रिव्यू है। यानी सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, सरकार ने कोई अमेंडमेंट किया, सरकार न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। तो रद्द भी कर सकती है और ईडब्ल्यूएस को हाँ कह दिया। ये दोनों के एग्जाम्पल है जुडिशियल रिव्यू। सीए अभी न्यायपालिका देख रही है, जुडिशियल रिव्यू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में संसद ने अमेंडमेंट कर दिया, न्यायपालिका विचार कर रही, जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू है। अब सवाल जुडिशियल रिव्यू अगर ये है तो आप कहोगे सर न्यायिक सक्रियता क्या है? तब जरा देखें कि फिर जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। बच्चों देखो, जहां तक जुडिशियल एक्टिविज्म की बात है तो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात है तो सवाल है संविधान में तो कहीं लिखा सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये शब्द क्या है, ये डिस्प्यूटेड टर्म है, डिबेटेबल टर्म है। क्योंकि न्यायपालिका कभी नहीं कहती कि वी आर एक्टिव। ये डिबेटेबल टर्म है, इसका कोई ये मतलब नहीं होता। क्योंकि ये आरोप है, जुडिशियल रिव्यू तरीके का आरोप है, एलिगेशन है कार्यपालिका का। यह जुडिशियल, अच्छा न्यायिक सक्रियता क्या है, यह कार्यपालिका का आरोप है न्यायपालिका पर।
इट इज ए एलिगेशन, इट इज एन एलिगेशन ऑफ, ये एलिगेशन है, ये कार्यपालिका का आरोप है, न्यायपालिका एलिगेशन ऑफ है, एलिगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव लेबल्ड अगेंस्ट जुडिशरी। एलिगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव लेबल्ड अगेंस्ट जुडिशरी, ये आरोप है, ये एलिगेशन आरोप है। लेकिन आप कहोगे सर आरोप का बेस क्या है? तो आरोप का बेस देखिए ये है, इसका मतलब फिर भी आप कहोगे सर ठीक है विवादास्पद है, आरोप है, फिर भी कुछ तो बताओ इसका मतलब क्या होता है। एक्टिविज्म का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर सामान्यतः हम देखें, एक्टिविज्म का मतलब होता है कि न्यायालय, जुडिशरी एंड पर्टिकुलरली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी कार्यपालिका और विधायिका के कामों में हस्तक्षेप कर रही है। जुडिशरी has been interfering in the functions of legislature and executive। एक न्यायालय कर क्या रहा है? विधायिका और कार्यपालिका के कामों में ये हस्तक्षेप कर रहा है। इसका मतलब है न्यायालय क्या कर रहा है? जुडिशरी इज इंटरफियरिंग, जुडिशरी हैज बीन इंटरफियरिंग in the functions of legislature and executive। अब भाई ये सीधी सी बात है, तो सक्रियता शब्द का मतलब यही होता है कि न्यायालय कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर हस्तक्षेप कैसे कर रहा है, न्यायालय हस्तक्षेप कैसे कर रहा है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि न्यायिक सक्रियता का मतलब है, आप कहोगे न्यायालय हस्तक्षेप कैसे कर रहा है, तो उसका एक एग्जाम्पल है, अपन एक एग्जाम्पल है। जैसे अब देखो दोस्तों, एग्जाम्पल उदाहरण कैसे दे? व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन? आप देखोगे कि न्यायपालिका, इसका मतलब है कि जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन कर रही है, जुडिशरी दूसरे काम में झांक ताक कर रही है, दूसरे कामों में झांक ताक कर रही है। तो अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब ये कैसे कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, ये सिलसिला शुरू हुआ मानेका गांधी केस से, उससे भी शुरू केशवन भारती केस से। अब ये सिलसिला शुरू हुआ केशवन भारती केस से, जिसको हम आधारभूत ढांचे के अंतर्गत देखते हैं। ये मामला शुरू हुआ केशवानंद भारतीवाद से 1973। ये सिलसिला क्यों? न्यायिक सक्रियता का विवाद उतना पुराना है जितना पुराना विवाद है केशवन भारतीवाद का। तो केशवन भारतीवाद का मतलब है कि केशवन भारतीवाद, आप कहोगे सर इसमें ऐसा क्या कह दिया न्यायपालिका ने? तो न्यायपालिका ने इसमें क्या कह दिया कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। अब इस पे पार्लियामेंट को बहुत गुस्सा आया कि भाई संसद के संविधान के संशोधन की शक्ति सीमित कैसे है, भाई संसद के संविधान संशोधन की शक्ति लिमिटेड कैसे है? इसका मतलब है अनुच्छेद 368 में तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी यहां ऐसा लिखा गया कि संसद के संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। तो आर्टिकल 368 में ये तो अधिकार बाकायदा पार्लियामेंट को दिया गया है। तो जब पार्लियामेंट को दिया गया है तो स्वाभाविक रूप में फिर इसे न्यायपालिका ने छीन कैसे लिया? अब न्यायपालिका से पूछा गया कि आपने संसद के संविधान संशोधन शक्ति को छीन लिया है? तो न्यायपालिका कहना है भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने तो बस केवल मनमानी शक्ति को छीना है। यानी न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका कहेगी भाई देखो संसद संविधान का बदलाव कर दे, संसद संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ, आत्मा के खिलाफ छेड़छाड़ न करे। अब बात ऐसी है, देखो बच्चों, न्यायपालिका ने कह दिया, मान लो कोई व्यक्ति हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल वाले कहे भाई आपको ब्लड चढ़ा दें, ठीक है, कहीं पे सर्जरी हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल को वाला कोई ये कहे कि भैया आपका हम दिल ही निकाल लें,
तब तो ये संशोधन थोड़े होगा, ये ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई दिल वगैरह मत निकालो, और संविधान का दिल क्या है? आधारभूत ढांचा। उच्चतम न्यायालय से पूछा गया आधारभूत ढांचा क्या है? उच्चतम न्यायालय ने कहा भाई जुडिशियल रिव्यू है, 32 है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सब आधारभूत ढांचे, संसदीय शासन, संघात्मक शासन, ये सब आधारभूत ढांचा है। इसलिए और इसी बात को संसद ने कहा देखो हमारी संविधान संशोधन की शक्तियां छीन लिया। क्योंकि बच्चों अगर यहाँ पे देखोगे ये क्यों यहाँ से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि अगर इस बात को देखोगे, देखो आर्टिकल 368 लिखा हुआ है। आर्टिकल 368 में बात लिखी गई है कि ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है। तो आर्टिकल 368 को देखो तो ऐसा लगता है कि संविधान किसी भाग का संशोधन कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका ने केशवानंद भारतीवाद में कहा कि भाई देखो संविधान को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, और शब्दों को ध्यान से पढ़ो, केवल शब्द को मत पढ़ो, उसकी भावना को भी देखो। तो संसद ने कहा आजकल आप भावना ज़्यादा देख रहे हो, भावना का मतलब क्या है? संसद ने कहा देखो केवल शब्द को ही मत पढ़ो, क्योंकि शब्द में जो लिखा गया है उसकी आत्मा है, उससे अलग अलग है। इसे लेटर एंड स्पिरिट, तो लेटर अलग हो सकता है, उसकी भावना अलग हो सकती है। तो जैसे जब बच्चे कई बार मुझे कुछ कमेंट करते हैं तो लेटर अलग हो सकता है, भावना अलग हो सकती है। यही कमेंट अगर उनका दोस्तों के लिए होगा तो लेटर एक ही है, भावना अलग अलग हो जाएगी। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान की भावना समझो। 368 में लिमिटेशन सीधा दिया नहीं गया है, लेकिन उसमें इनहेरेंट है। और याद रखो दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ कि केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान को कैसे पढ़ा जाए। ये तो देखो कि संविधान में जो लिखा गया है शब्दों का ही महत्व ज्यादा है, भावना का महत्व ज्यादा है। और कई बार ऐसा होता है लिखे हुए शब्द, अब जरा सोच के देखो, अगर लिखे हुए शब्द से ही सब कुछ कहा जाता तो कई बार तो कहते ना कि आंखों आंखों में इशारा हो गया। आंखों आंखों में इशारा कैसे कर दिया? बोला तो कुछ नहीं। तो आंखों आंखों में इशारा समझा कैसे? भावना से समझा। ऐसे ही संविधान में भी एक इशारा है, संविधान में तो उसकी आत्मा है, उस इशारे को समझ जाओ। तो संसद ने कहा अच्छा आप लोग ही ज्यादा समझ रहे हो, इशारा क्या है? न्यायपालिका ने कहा भाई ये काम हमें यही काम तो हमें दिया गया है समझने के लिए, कि जब भी इशारा हो हम समझ जाए। इसीलिए कमाल की बात है, कई बार लोग कहते हैं नहीं जुबान नहीं बोल रहे हैं, दिल बोल रहा है। और सवाल है दिल की बात कैसे समझें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई संविधान की दिल की बात हम समझेंगे, संविधान की दिल की बात हमें समझेंगे। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से ये पूरा न्यायिक सक्रियता का डिस्प्यूट शुरू हुआ केशवानंद भारतीवाद से, क्योंकि संसद ने कहा कि आपने हमारे संशोधन की शक्ति को छीना। अब फिर आगे कैसे बढ़ता चला गया? ये बड़ा दिलचस्प है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर में कैसे, हाँ ये मतलब किसी अजीत ने क्या कि इशारों में दिल लेने वाले हुनर ये तुमने सीखा कहाँ से? मैं कमाल की। इसलिए अब यही बताओ चंचूड़ ने हुनर कहाँ सीखा हुआ है? मोदी जी कह रहे हैं भाई कैसे संविधान की व्याख्या कर रहे हो? ये कह रहे हैं कि भैया हम तो संविधान की भावना समझ रहे हैं, और इसलिए शब्दों को ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि अब अगर ये केशवानंद भारतीवाद का मामला है, फिर आगे कैसे मामला बढ़ा, कैसे ये न्यायिक सक्रियता का डिबेट आगे बढ़ा? लेकिन उसके पहले जब मैं सवाल बच्चों को देख लूँ, सवाल क्या है बच्चों? किसी बच्चे ने कहा ऑनलाइन में कैसे इशारा समझूं? अरे मेरे बच्चों इशारा समझ रहे हो तभी तो लिख रहे हो। इस 73 में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। हाँ बिल्कुल, मोनिका ने कहा है उद्देशिका को। अरे भावना उद्देशिका में तो है, सारी भावना तो, इसलिए संविधान आर्टिकल नहीं है। केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान अनुच्छेद नहीं है, संविधान फिलॉसफी है, दर्शन है, दर्शन है। तो और वो फिलॉसफी दर्शन प्रस्तावना में लिखा गया है। आपने ध्यान रखना, प्रस्तावना में कोई आर्टिकल नहीं है। और जब उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की सूची बनाई
उसमें भी कोई आर्टिकल नहीं है। 32, 368 और 226 के अलावा सारी फिलोसफी है। बच्चे ने पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है सर? नो 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 बच्चों, केशवानंद भारतीवाद के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी मोटी, सिर्फ शरीर में, हमने कहा शरीर में नाखून काटा जा सकता है, बाल काटा जा सकता है, दिल थोड़ी बदला जा सकता है। वैसे ही संविधान का दिल क्या है? आधारभूत ढांचा है। और आधारभूत ढांचा क्या है? जो उच्चतम न्यायालय बताएगी। किसी बच्चे ने जूही ने पूछा है सर अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं है? अरे भाई, अमेरिका में भी है, शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है, न यहाँ न अमेरिका में। आपने तो मूल अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट को बताया था। अरे मेरे बच्चों, मूल अधिकार की रक्षा का दायित्व तो सुप्रीम कोर्ट का ही है, लेकिन हाई कोर्ट भी करती है। सबसे बड़ा दायित्व किसका? सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हाई कोर्ट में भी काम होता है। तो दोनों बातें सही है, ये डिपेंड करता है कैसा ऑप्शन आपके पास आता है। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति वीटो कर सकता है? नहीं बच्चों, राष्ट्रपति वीटो संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं कर सकता। जब 368 में संविधान संशोधन लिखा गया तो फिर उसमें जुडिशरी कैसे हस्तक्षेप कैसे कर सकती है? अरे मेरे बच्चे, यही तो कहा जा रहा है, लिखा गया है संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी ने कहा, जुडिशरी से पूछा गया कि आप क्या कह रहे हो? जुडिशरी ने कहा भाई संविधान संशोधन करो, संविधान बदलो मत, दूसरा संविधान मत लिखो। नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से बुलाएंगे? अब दूसरा संविधान लिखने की कोशिश की तो डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू सब कहाँ बुलाएंगे? यानी आज की संसद संविधान सभा होने का दावा नहीं कर सकती। संविधान सभा एक ही थी केवल, दोबारा संविधान सभा नहीं बनेगी, और संसद संविधान सभा बनने का कोशिश न करे, ऐसा केशवानंद भारतीवाद में कहा गया। पीआईएल न्यायिक सक्रियता का ही भाग है। अब अभी आगे बताएंगे सत्येंद्र, अभी तो आगे बस पढ़ेंगे, यहाँ से बात शुरुआत हो रही है, अभी तो न्यायिक सक्रियता शुरू हो रही है, वो है केशवानंद भारतीवाद से। राज्यसभा का विघटन होता है कि नहीं? अरे मेरे बच्चों, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा अमर अजर अविनाशी है, राज्यसभा मरती नहीं बच्चे। गवर्नर को सलाह उच्च न्यायालय दे सकता है? नहीं नहीं नहीं, गवर्नर को सलाह देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल राष्ट्रपति की है। जिला ने पूछा है हमारे अधिकारों की रक्षा ऐसी ही कर रही है? अरे मेरे बच्चे, उच्चतम न्यायालय भी करता है, उच्च न्यायालय, दोनों अधिकार रक्षा करते हैं। अब 226 में भी जा सकती हो। मोहम्मद यूसुफ ने पूछा है जुडिशरी रिव्यू राइट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास है? यस, यद जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों करते हैं। यस यूसुफ। किसी कानून को पारित करने में भूमिका किसकी अधिक हो सकती है? सिवाय मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रश्न स्पष्ट नहीं है। अब अर्जुन ने पूछा केशवानंद भारतीवाद क्या है? अभी थोड़ा और विस्तार करेंगे, अभी थोड़ा केशवानंद भारतीवाद का विस्तार करेंगे, क्योंकि यहीं से जुडिशियल एक्टिविज्म की पूरी डिबेट शुरू होती है। तो क्या है इसके मुद्दे, अभी आपको बता देंगे। यूएस का फेडरल कोर्ट हर सप्ताह संविधान की व्याख्या करता है? अरे मेरे बच्चों, मतलब ऐसा मान लो यूएस का फेडरल कोर्ट जो कहता है वही संविधान हो जाता है, वहां थोड़ी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं, सच बात है। अनिश ने पूछा अधीक्षण की शक्ति क्या है? नहीं, अधीक्षण की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ये केवल निगरानी की शक्ति है जो हाई कोर्ट के पास है। सर पूरा संविधान भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, लिखा है? हाँ, सब, भीमराव अम्बेडकर भी थे, बाकी सब लोग थे, ये पूरे संविधान सभा के द्वारा किया गया, उसमें अम्बेडकर साहब भी थे। वाई सुप्रीम कोर्ट डजंट हैव एनी सुपरवाइजिंग पावर ओवर? अरे मेरे बच्चों संतोष, अब सोचो, अब भाई सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठा हुआ है, अब राज्यों में हाई कोर्ट ही तो है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास हाई कोर्ट है। अब पता चला कि दिल्ली से कैसे, अगर किसी को चंपारण में सुपरवाइज करना है तो पटना से ज्यादा अच्छा है, बजाय कि चंपारण में सुपरवाइज दिल्ली से आप करोगे तो व्यवहारिक रूप में नहीं हो पाएगा। जनपद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जनपद न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश वहां नहीं होते, एक ही न्यायाधीश होता है, उसका नियुक्त करता है गवर्नर, राज्यपाल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन डू जुडिशियल एक्टिविज्म? नो नो हर्षित, there is no power of judicial activism to district court because district court has no authority for interpreting the constitution and protecting the fundamental right. District court only deals with IPC, CRPC. अंकुश ने पूछा है CRPC IPC अधिनियम के क्या बड़ी चेंज हो सकता है? कौन सी का हो सकता है अधिनियम का? समझ में नहीं आया मेरे बच्चे, इसे विधि और नीति में क्या? अरे मेरे बच्चों,
अरे विधि का मतलब है जो लोगों के नियंत्रण के लिए है, पॉलिसी मतलब जो सरकार चलाने के लिए है। तो विधि से पॉलिसी बनती है, पॉलिसी से विधि बननी जरूरी नहीं है। अगर पुराने मामलों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला पलट दे तो दोषियों पर कार्यवाही होगी। अगर दशकों पर, हाँ अगर ऐसा क्रिमिनल मामला है तो बच्चों तब तो कार्यवाही होगी। सर न्यायिक सविता न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? मेरे सविता मेरे बच्चे, यही होता है जो मैंने भी बताया है। देखो न्यायिक पुनरावलोकन, लगता है मेरे बच्चे ध्यान से सुनते नहीं है। पहले पूछा गया सवाल है, ये देखो, यह है न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन में पार्लियामेंट और जज में बहस शुरू हो तो किसका मेजोरिटी दिया जाएगा? अरे सबका साथ सबका विकास। हम हमेशा समन्वय करते हैं, सामंजस्य करते हैं बच्चों। हमेशा हमेशा हम क्या करते हैं? सामंजस्य आगे ले चल के निष्कर्ष लिखते हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या है? खुशबू ने कह रहे संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। अरे जैसे तुम कमरे में नहीं लिखते श्री गणेशाय नमः, वैसे संविधान की शुरुआत है प्रस्तावना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, ये प्रस्तावना है। जैसे पता अंताक्षरी करने के लिए हम शुरुआत करते हैं, प्रस्तावना है। प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एससी, दोनों ये देखो, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मूलतः एससी है, लेकिन संविधान की व्याख्या का अधिकार हाईकोर्ट के पास भी है। तो वैसे दोनों है, लेकिन एक ऑप्शन आ जाएगा तो केवल उच्चतम न्यायालय, केवल सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम हाई कोर्ट ले लेता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट का काम ले सकता है? नहीं 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 नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का काम नहीं ले सकता मेरे बच्चों। और हाई कोर्ट क्या करता है? सर्शोरारी में कुछ मामला मंगा लेता है। क्या जुडिशियल एक्टिविज्म कहाँ तक लिमिट जा सकते? अरे अभी तो बताया नहीं मेरे बच्चे। अभी तो मैंने जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू किया है, तो कल इसी बात को हम बताएंगे कि ईश्वरन में क्या कहा गया, फिर आगे फिर कैसे मामला आगे बढ़ा, फिर कैसे। जनपद न्यायालय के नीचे कौन सा कोर्ट होता है? अधीनस्थ न्यायालय है। उसके बाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। तो कई उसके ईवीएम का एजेंडा क्या है? ईवीएम का एजेंडा क्या है मेरे बच्चों? क्या किसी केस में डायरेक्ट एससी जा सकते हैं? अरे मेरे बच्चों मानवी, देखो अब फंडामेंटल अनुच्छेद 32 के मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकती हो, संघराज के डिस्प्यूट के मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकती हो, बाकी में नहीं। लेजिस्लेटिव जुडिशियल रिव्यू करेगा अपना लॉ का कोर्ट के कहने पर। समझ में नहीं आया मेरे बच्चों। किसी का नाम बदलने की क्या जरूरत है? अरे संकेतिक होता है भाई। देखो अब महाराष्ट्र के रहने वाले लोग मराठी प्रेफर करते हैं, उड़ीसा में सोचते हैं नाम उड़िया में हो जाए। तो और हमारे संविधान निर्माता प्रेफर कर रहे थे हिंदी या इंग्लिश, इसे नाम बदलने की जरूरत पड़ती है। किसी बच्चे ने पूछा प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है? प्रस्तावना में हो सकता है, आधारभूत ढांचे में नहीं। मूल अधिकार की रक्षा के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं? अरे मेरे बच्चे हाईकोर्ट में अपील की जरूरत नहीं, सीधे हाईकोर्ट जा सकते हो। मूल अधिकार के लिए 226 में सीधा हाईकोर्ट जाओ। प्रस्तावना में जो है संविधान का हिस्सा है। हाँ खुशबू ने, हाँ बिल्कुल संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना में। किसी बच्चे ने मोहम्मद यूसुफ ने पूछा है लेटेस्ट पेटेंट अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है मेरे बच्चे। एक अरे संदीप ने क्रीमी लेयर, मेरे बच्चों आरक्षण से मैंने बताया था, क्रीमी लेयर का मतलब दूध में मलाई बन जाता है, वो क्रीमी लेयर हो जाता है। इसका मतलब जो पिछड़ों में थोड़ा आर्थिक रूप में संपन्न हो गए, आईएएस बन गए, वही क्रीमी लेयर कहलाएंगे, जिन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। जनहित याचिका क्या होती है सर? अरे मेरे बच्चों आप सर, अब मेरे प्यारे बच्चे सब भूलते जा रहे हैं। 32 आर्टिकल 32 मैंने बताया था जनहित याचिका क्या होती है, और एक लाइन में है अरे भाई समाज के हित की याचिका। अब मान लो कहीं कि किसी शिक्षा की याचिका, अब गरीबों के मजदूरों के अधिकारों के लिए कोई हम याचिका दायर कर दें, और कई बार तो प्रशासनिक सुधार के लिए भी ऐसा संभव हो सकता है। मैं फंडामेंटल राइट केस को लेके अदर स्टेट के जा सकता हूँ? फंडा केस को लेकर अदर स्टेट, मैं समझ में नहीं आया मेरे बच्चे क्या पूछ रहे हो। सर मूल ढांचा आर्टिकल 15 हो, नहीं नहीं, मूल ढांचा किसी आर्टिकल में नहीं है ऋतुराज। मूल ढांचा में फिलॉसफी है। अरे मूल ढांचा, आप पूछोगे हमारा शरीर कहाँ है? हड्डियों में। आर्टिकल हड्डियों जैसा है मेरे बच्चे। मूल ढांचा तो आत्मा है, फेफड़ा है।
शिक्षा के अधिकार के लिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? देखो, शिक्षा के अधिकार के लिए आप जा सकते हो, लेकिन उसकी थोड़ी सीमा है, लेकिन आप जा सकते हो, फंडामेंटल राइट है। पुलिस मनमानी तरह से अत्याचार करती है तो न्यायालय में जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो साहिल, लेकिन पहले अच्छे से पढ़ो लिखो। और जुडिशियल एक्टिविज्म से डिस्प्यूट, हाँ डिस्प्यूट तो होगा ही, तो स्वाभाविक रूप में डिस्प्यूट होगा, आगे हम बताएंगे भी। ले जाओ अपने केस को कहीं भी ले। अर्धन्यायिक क्या सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है? यह मंगा सकता है, बिल्कुल मंगा सकता है। किसी पीछे लेटर्स पेटेंट क्या है? अरे मेरे बच्चे, मैंने बताया था अभी हाई कोर्ट में छोटी बेंच से बड़ी बेंच के लिए किए गए अपील, ये की हाई कोर्ट में मूल अधिकार के मामले में जिला न्यायालय सुनवाई दे। अरे नहीं बच्चे, मूल अधिकार के मामले में जिला न्यायालय कोई मतलब नहीं है। अरे जो बिच्छू पकड़ सकता है उसको सांप नहीं पकड़वाते। अरे बच्चे, याद रखना। अरे 40 किलो के पहलवान को 90 किलो के पहलवान साथ लड़ाओगे? गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छा, आप सब क्वेश्चन ला देंगे, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, जल्दी से 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर एमसीक्यू जो होगा आपको मैं करा दूंगा। ठीक है बच्चों फिर। हाँ, किसी बच्चे ने, मोनी ने पूछा है, अरे जुडिशियल एक्टिविज्म का पावर, हाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है। किसी बच्चे ने पूछा न्यायपालिका की रक्षा कौन करता है? जजेस करते हैं। सर क्या पूछे? ठीक है फिर आज के लिए बच्चों, ठीक है, थैंक यू।